नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं DFCCIL एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वाला सेक्शन जो 2018 में पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन। और ये हमारी थर्ड क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में आपको रेलवे का मिला था और दूसरी क्लास में भी रेलवे को मिला था। और मैंने आपको बताया है पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें, चाहे वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, आपका इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, CRM, रेलवे, ये पूरा का पूरा पेपर 2018 और 2021 के जितने भी पेपर हैं, जब तक हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही यूट्यूब पर 5 जून से स्टार्ट होगी, तब तक हम आपको ये सारे के सारे PYQs आपको सॉल्व करवा देंगे। अगर आपको लगता है यूट्यूब पर आपको देखने में डिस्ट्रैक्शन होता है, एड्स आते हैं, आप बच्चों के कमेंट्स पढ़ने लगते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आप हमारी ऐप पर भी जाकर ये सारे के सारे हमारी ऐप में जा कर के आप ये सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कोई ऐड नहीं आता है, कोई कुछ नहीं। और वो सारे के सारे वीडियोस जो भी ये PYQs के सॉल्यूशन है फ्रीली अवेलेबल हैं। साथ साथ इसके PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये सारे PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेंगे। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है प्रशांत चतुर्वेदी, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये जितने भी वीडियोस हम आपको यूट्यूब पर दे रहे हैं, कोशिश रहेगी कि हम आपको ये सारा का सारा कंटेंट अपनी ऐप में भी प्रोवाइड कराएं, जिससे आपका कम से कम समय में अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग वाला सेक्शन है, 2018 में पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑल्सो मीन्स अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल। एक छोटी सी एक टेक्स्ट फाइल होती है। नॉर्मल टेक्स्ट आपको पता ही होगा, नोट पैड जिसे समझते हैं। टेक्स्ट फाइल आपका जो कंप्यूटर सिस्टम में होता है, विच इज़ स्टोर्ड इन द यूज़र्स कंप्यूटर फॉर रिकग्निशन ऑफ यूज़र प्रेफरेंसेस। आपको बताना है कौन है। देखिए अब ये जो 4 यहाँ पर अब आपको समझ ही में नहीं आएगा अगर आपने सुना ही नहीं है, अदरवाइज़ बहुत ईजी है। ये जो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिया गया है? टॉफ़ी ऑब्वियस है, हो नहीं सकता है। चोको हो नहीं सकता, स्मूदी हो नहीं सकता। अब कुकी, आपने एक वर्ड सुना होगा, कुकी का मतलब हिंदी में बोलें तो कुकी का मतलब होता है बिस्किट। लेकिन ये आपने वर्ड सुना ज़रूर होगा इंटरनेट की भाषा में, कुकी क्या होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कुकी। जी हाँ, कुकी ही वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है जो आपके सिस्टम में स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए सपोज़ आपने कोई एक वेबसाइट विज़िट किया, आपने वहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली, आपने अपना ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर, आपने अपना नेम, जो कुछ भी आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एंटर करी। उसके बाद क्या होगा, ये जो कुकी होता है ये क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेगा, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल बना देगा और उसी सिस्टम में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देगा। एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि आपका प्राइवेसी लीक हो सकता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आपको समझ में आ गया बेसिकली कुकी का मतलब क्या होता है। कुकी एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है जो कि आपका डेटा स्टोर कर लेता है, और एक छोटा सा टेक्स्ट फाइल होता है स्टोर। इसके साथ साथ क्या करता है, जो यूज़र का एक्सपीरियंस है उसको फास्ट बनाता है, उसको और कन्वीनियंट बनाता है, और उसको एक तरह से पर्सनलाइज करता है। उसी को हम बोलते हैं कुकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। द जेनरिक वैल्यू चेन मॉडल ऑफ डिवाइडिंग फर्म्स एक्टिविटीज़ इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वॉज प्रपोज्ड बाई। अब देखिए ये जो आपके सामने राइट साइड पे फिगर बना है, ये वैल्यू चेन मॉडल है। ये जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। वैल्यू चेन मॉडल का कॉन्सेप्ट लेकर कौन आया था? करेक्ट आंसर है इसका माइकल पोर्टर। तो आप जानिए, यहाँ पर देखिए ये इनका नाम लिखा हुआ है, माइकल ई पोर्टर। माइकल पोर्टर ये कौन थे? ये आपके अमेरिकन प्रोफेसर थे, USA के प्रोफेसर थे, माइकल पोर्टर। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये वैल्यू चेन मॉडल लाए हैं, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ये बोल सकते हैं मेन एक्टिविटीज़, और ये आपका सपोर्ट एक्टिविटीज़ है। ठीक है। वैल्यू चेन मॉडल बेसिकली इन्होंने ये बोला कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको हम कैसे वैल्यूएबल बना सकें और कस्टमर को कितनी मैक्सिमम वैल्यूज़ हम दे सकें। वैल्यू वर्ड यहाँ पर आ रहा है तो आपको समझ आना चाहिए कि वैल्यू से ही मतलब है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये भी बोला जाता है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। माइकल, अब हम बात किसकी कर रहे थे? वैल्यू चेन मॉडल की। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, बाकी आपको आगे डिटेल में हम पढ़ाएंगे।
ये क्या है यहाँ पर वैल्यू चेन मॉडल? इन्होंने बताया कि ये जो है ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे भी हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यहाँ से शुरुआत होती है, मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल से शुरुआत होती है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है, उसका सेल किया जाता है, उसके बाद उसकी सर्विसेज होती हैं, और उसके बाद ये होती है हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज़। जो हमारा प्रोडक्ट है उसके सपोर्ट में ये सारी चीज़ें, जैसे फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिकली इस कंपनी का जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका फर्म कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बेसिकली उसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इनकी लीगल टीम है तो वो कैसी है, इनकी प्लानिंग कैसी है, ये सब सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये सारी होती हैं सपोर्ट एक्टिविटीज़, और ये होती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ या मेन एक्टिविटीज़। तो ये वैल्यू चेन मॉडल किसने दिया था? माइकल ई पोर्टर ने। उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि मैक्सिमम कोई भी कंपनी इस वैल्यू चेन मॉडल का प्रयोग कर सकती है, अपने कस्टमर को कितनी ज़्यादा वैल्यू दे सकती है और कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकती है। इसके लिए उन्होंने 1985 में एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग परफॉर्मेंस। इस बुक का भी नाम रखिए, याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस। किसने बुक लिखी थी? माइकल ई पोर्टर, 1985 में, और ये उस टाइम की बेस्ट सेलर बुक थी ये। इसी बुक में इन्होंने ये आपका वैल्यू चेन मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी बुक में इन्होंने वैल्यू चेन मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया है, नाम है इनका माइकल पोर्टर। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। मैंने किताब का नाम इसलिए बताया, बुक का नाम याद करना ज़रूरी है, बुक और ऑथर का नाम, ताकि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए। एरियल, टाइड एंड गेन आर द डिटर्जेंट पाउडर्स बिलोंगिंग टू विच मेजर डिटर्जेंट कंपनी। देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए। जब आप इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है आपका मल्टीनेशनल कंपनीज़। जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं आज की डेट में, एप्पल, फेसबुक, अमेज़ॉन, टेस्ला, गूगल, और भी बहुत सारी, एयरबीएनबी अगर हम बात करें, बहुत सारी हैं, उबर, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ अलग अलग फील्ड में काम करती हैं। ऐसे ही अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो उसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसे आप पीएनजी के नाम से जानते हैं, यूनिलीवर, हेंकेल, रैकेट बैंड, काइजर, ये सारी कंपनीज़ हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किस कंपनी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने ये आपके लिए चारों के चारों जो भी कंपनीज़ हैं यहाँ पर, इनका पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स डिफाइन कर दिए हैं। अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, आपको पहले बता देता हूँ कौन सी कंपनी किस कंट्री की। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। आप देखिए, हेड एंड शोल्डर्स, ये किस कंपनी के हैं? P&G के। ये हैं आपके यूनिलीवर के। अब देखिए, आपने नाम सुना होगा एरियल, लेकिन आपको नहीं पता है किस कंपनी का प्रोडक्ट है। पैंटीन आपने सुना होगा, टाइड आपने सुना होगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। गेन, तो ये देख सकते हैं आप, यही आपसे पूछा गया था, एरियल, टाइड और गेन, ये किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? ये P&G के सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। हेड एंड शोल्डर्स, ओले, जिलेट, पैंटीन, पैम्पर्स, हर्बल एसेंस, ऑलवेज, विक्स। आपको नहीं पता होगा, आप विक्स खाते हैं, ओरल बी, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए किस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अब यूनिलीवर का आप देखिए, अगर हिंदुस्तान में अपने प्रोडक्ट सेल करता है तो उसकी सब्सिडरी कंपनी है यूनिलीवर की, हिंदुस्तान यूनिलीवर। कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं आप सामने देख सकते हैं। डव, जो आप सोप यूज़ करते हैं, वो यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। रेक्सोना, इनका सबसे फेमस जो प्रोडक्ट था वो था लाइफ बॉय। सबसे पहले इन्होंने चालू किया था लाइफ बॉय, और बहुत फेमस हुआ ये। लक्स, पेप्सोडेंट, जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, वैसलीन, पॉन्ड्स, ये सब किसके प्रोडक्ट हैं? ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर, या बेसिकली इनकी पेरेंट फर्म है यूनिलीवर। तो हम कंपनीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जान लेते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G, ये अमेरिकन कंपनी है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G अमेरिकन कंपनी है। यूनिलीवर ब्रिटिश कंपनी है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपको ताकि पता रहे। ये अमेरिकन कंपनी है, ये ब्रिटिश कंपनी है। हेंकेल आपकी जर्मन कंपनी है, और रैकेट बैंकाइजर ये भी आपका ब्रिटिश कंपनी है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है।
इन सब के सीईओ पता होने चाहिए, इनकी क्या टैगलाइंस हैं ये सब पता होना चाहिए, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी भी मार्केटिंग यूज़ करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको वहाँ पर एक एक चीज़ डिटेल में बता दूंगा। अब ये देखिए, ये आपका हेंकेल के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बीसी बोनाक्योर, ये आपका जो है आपका हेयर ऑयल, जो भी हेयर केयर से रिलेटेड है वो आपका बीसी बोनाक्योर जिसे हम बोलते हैं वो है आपका। ये हेंकेल के प्रोडक्ट्स हैं, ओसिस प्लस, सुप्रीम केराटिन, केराटिन आपने नाम सुना होगा, इन्हीं का ही प्रोडक्ट है हेंकेल। इसके साथ साथ ये जो आपका प्रोडक्ट है ये किसका है, रैकेट का, रैकेट बेनकाइजर, ब्रिटिश कंपनी है। डिटॉल आप यूज़ करते हैं, आपको पता ही नहीं होगा किस कंपनी का प्रोडक्ट है, डिटॉल, लाइजॉल, हार्पिक, ये सब आप यूज़ करते हैं ना, मॉर्टिन, आपको पता ही नहीं होगा किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए किस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दीज कंपनीज यूजेस द टैगलाइन थिंक डिफरेंट। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज हैं, बड़ी से बड़ी कंपनीज, उनके बारे में पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको 100-150 कंपनीज के बारे में पढ़ना, नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट 15-20 मल्टीनेशनल कंपनीज, हर अपनी अपनी फील्ड में जो जो मेजर कंपनीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये सबको पता है एप्पल का ही टैगलाइन है ये थिंक डिफरेंट। अगर हम यहाँ पर आपसे बात कर लें, पूछ लें आपसे कि अमेजॉन का क्या है, या फेसबुक या गूगल, क्या आपको पता है, तो इन दोनों के जो आपके टैगलाइन है इनको याद रखना ज़रूरी, बिकॉज ये अब चेंज हो चुके हैं। जैसे कि फेसबुक का क्या हो गया, फेसबुक का क्या हो गया, इट्स क्विक एंड ईजी, इट्स क्विक एंड ईजी। पहले फेसबुक का क्या हुआ करता था, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए फेसबुक का इसके पहले टैगलाइन क्या था। तो मैं आपको बता देता हूँ, फेसबुक का इसके पहले टैगलाइन था इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। अच्छा, गूगल का भी अभी टैगलाइन चेंज हो चुका है, जब ये अल्फ़ाबेट जो इनका पेरेंट कंपनी बना है अल्फ़ाबेट INC, तो उन्होंने गूगल का ही टैगलाइन जो है वो उसको चेंज कर दिया। पहले क्या था गूगल का टैगलाइन, डोंट बी एविल, ये था पहले गूगल का टैगलाइन। अभी क्या चेंज हो गया है, अल्फ़ाबेट ने चेंज कर दिया है, इसको बोल दिया है डू द राइट थिंग, डू द राइट थिंग। अमेज़ॉन की बात करें, अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, ये सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कस्टमर पर, कस्टमर को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो उस पर सबसे ज़्यादा ये ध्यान देते हैं अमेज़ॉन। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर क्लस्टर्स आर डिफाइंड इन द VALS फ्रेमवर्क विच डिवाइड्स कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू दियर बाइंग मोटिवेशन बिहेवियर। तो VALS फ्रेमवर्क, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। VALS फ्रेमवर्क क्या होता है और किसने दिया है, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। वैल्यूज़ एंड लाइफस्टाइल, VALS फ्रेमवर्क। अब देखिए क्या इसका मतलब है, क्या कह रहा है, ये क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, किस लिए ये बनाया, किसने बनाया, ये सब जानना आपको ज़रूरी है। आर्नोल्ड मिचेल ने 1978 में 1978 में SRI इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, SRI इंटरनेशनल USA में है, कैलिफोर्निया में, वहाँ पर इन्होंने ये आपका फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया। ये बेसिकली क्या करता है, ये फ्रेमवर्क बेसिकली कस्टमर का जो एक तरह से बिहेवियर है, या हम बोल सकते हैं इसको, अगर बोला जाए कि ये किस लिए बनाया गया, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, VALS फ्रेमवर्क इज़ डिज़ाइन फॉर द साइकोग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब जो कस्टमर का साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसके लिए ध्यान में रखते हुए बनाएगा। मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब सपोज़ अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है तो उन्होंने कस्टमर के लिए VALS फ्रेमवर्क बनाया जिसमें कि 8 अलग अलग कैटेगरी रखी। अब इस कैटेगरी के थ्रू इन्होंने बोला कि हम पहचान सकते हैं कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, तो जिस तरह का उसका बिहेवियर होगा हम उसको उसी तरह का प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पर इनोवेटर्स होते हैं, थिंकर्स, अचीवर्स, एक्सपीरियंसर्स, बिलीवर्स, स्ट्राइवर्स, मेकर्स और सर्वाइवर्स। तो बेसिकली इन्होंने 8 पार्ट में डिवाइड किया कस्टमर्स को, 8 सेक्शन में। और ये इन्होंने जब ये शुरू किया था 1978 में, VALS फ्रेमवर्क 1500 कस्टमर्स के ऊपर इन्होंने स्टडी किया था और उन कस्टमर्स को डिवाइड किया था इस 8 पार्ट्स में। उन्होंने उनका बिहेवियर देखा कि किस तरह के कस्टमर्स हैं, और जिस तरह का हमारा कस्टमर होगा हमारी कोशिश रहेगी कि ये बेसिकली काम आता है हर कंपनी के
को अपना प्रोडक्ट सेल करने में। अगर एक कंपनी को पता है कि हमारा कस्टमर उसका ऐसा बिहेवियर है और उसको इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑब्वियस है कंपनी उसको उसी तरह का प्रोडक्ट बेचेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो सके। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब फिर पूरा आपको डिटेल में बताएंगे VLS फ्रेमवर्क क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन ऑफ विच ऑफ दीज प्रोडक्ट कैटेगरीज वुड द यूजेज ऑफ नॉस्टैल्जिया, सेंटिमेंटल एंड विशफुल थिंकिंग ऑफ द पास्ट। अब ये देखिए क्या है, ये बेसिकली आजकल कई सारी कंपनीज इस तरह का एक तरह से सेंटिमेंटल्स या कस्टमर्स के इमोशंस और फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स के साथ आजकल अपना एडवर्टीजमेंट करने लगे हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आते होंगे जिनसे आप इमोशनली अटैच हो जाते होंगे। तो यही पूछा है कि इसमें कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पिकल है, च्यवनप्राश, जैसे आपने च्यवनप्राश का ऐड देखा होगा कोरोना के टाइम पे, ये सब जितने भी आपने देखे होंगे, ये पतंजलि वालों ने खूब एडवर्टीजमेंट किया था। क्या है ये? इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर बोल बोल के कई कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट सेल किए। तो ये एक तरह से क्या हुआ, कस्टमर्स की फीलिंग्स और सेंटीमेंट से और इमोशन से अपने प्रोडक्ट्स को कनेक्ट कर दिया। तो उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, अगर हम कस्टमर्स को एक इमोशनल स्टोरी दे सकते हैं तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो ये उसी कैटेगरी में आते हैं। पिकल हो गया, अब ये पिकल के लिए क्या बोल देंगे, होममेड है, घर का बना हुआ है, ठीक है ना। चिली पाउडर के लिए बोल देंगे स्पेसीज है, या एक तरह का मसाला है जो ये भी आपका घर में बना हुआ है और ये आपके घर में काम आ सकता है, इसमें बनाएंगे। जैसे आपने पाउडर आजकल देखे होंगे ना, कैच करके एक कंपनी है, उसके जो भी मसालेज वगैरह आते हैं स्पेसीज, उनका एडवर्टीजमेंट आप देखिए कितना इमोशनल होता है कि आप उनको यूज़ करेंगे ही करेंगे। अब आजकल मोस्टली कंपनीज, ज़्यादातर ये कंपनीज इस तरह के एडवर्टाइजिंग जो आपका कम्युनिकेशन है बहुत सारी कंपनीज यूज़ करने लगी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1, पिकल, च्यवनप्राश एंड चिली पाउडर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है? विच इज़ द क्वाड्रेंट विद द लार्जेस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो in the BCG matrix in this quadrant that typically services the other 3 quadrants। इसको समझते हैं क्या है BCG मैट्रिक्स। आपके सामने यहाँ फिगर बना हुआ है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बता रहा है रिलेटिव मार्केट शेयर, वर्टिकल लाइन क्या बता रहा है, मार्केट ग्रोथ रेट। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या, सबसे पहले समझिए क्या है ये BCG मैट्रिक्स। बोस्टन BCG का क्या मतलब है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। BCG मैट्रिक्स, इसका एक दूसरा नाम भी है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। इसको ये भी बोलते हैं बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ठीक है, किसने दिया था? इसके जो फाउंडर थे, या एक तरह से हम बोलें किसने डेवलप किया था BCG मैट्रिक्स, इन्होंने BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए ही बनाया था। और इसके ही फाउंडर थे ब्रूस डी हेंडरसन। ब्रूस डी हेंडरसन 1970 में ये इन्होंने मैट्रिक्स बनाया। इस मैट्रिक्स को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, और उस 4 पार्ट में डिवाइड किया और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। और हॉरिजॉन्टल लाइन को इन्होंने कंपेयर किया कि ये मार्केट शेयर बताएगा, और जो वर्टिकल लाइन होगा ये हमारा मार्केट का ग्रोथ रेट बताएगा। तो अब आप देखिए सबसे पहला क्वाड्रेंट देखिए, स्टार्स। क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या बता रहा है आपको स्टार्स में? यहाँ पे आपको बता रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये क्या है, मार्केट शेयर भी इनका बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनका मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है और साथ साथ ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ऑब्वियस है जो सबसे ज़्यादा चलेगा उनमें कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। पहला आता है आपका स्टार्स, दूसरा आया आपका कैश काउस। अब ये देखिए कैश काउ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर क्या है, लो है, ग्रोथ रेट तो इसका लो है, लेकिन मार्केट शेयर देखिए आप, ये मार्केट शेयर है इसका। मार्केट शेयर कैसा है? मार्केट शेयर हाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्या है कि ये कैश ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ कम है, ऑब्वियस सबको पता है ग्रोथ कम है, लेकिन मार्केट शेयर ज़्यादा से मतलब क्या है? मार्केट शेयर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो होगा। तो सबसे ज़्यादा जो कैश फ्लो होता है, लार्जेस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो, वो कहाँ पर होता है? वो इसी में होता है, कैश काउस, या जिसे हम बोलते हैं काउ क्वाड्रेंट। और ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल
मोस्ट प्रॉफिटेबल। इसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए ग्रोथ रेट तो ज़्यादा है, देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, ये है लो, ये है आपका, सॉरी इसको ऐसे बना देते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये कहाँ पे आ रहा है, ये लो पे आ रहा है। वर्टिकल लाइन कहाँ जा रहा है, ये आपका हाई पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है ना, लेकिन मार्केट शेयर बहुत कम है। तो इसका मतलब इसकी कोई एक तरह से फ्यूचर में कितना चलेगा प्रोडक्ट हम नहीं बता सकते हैं, अनसर्टेन है ये प्रोडक्ट, है ना। क्यों है अनसर्टेन, क्योंकि मार्केट शेयर इसका बहुत कम है। ग्रोथ रेट तो ज़्यादा हमें मालूम है, लेकिन मार्केट शेयर बहुत कम है, कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेगा। और ये कंपनी आज चल रही है, फ्यूचर में चले या ना चले, ये प्रोडक्ट आज चल रहा है, फ्यूचर में चले या ना चले नहीं पता रहता है। और सबसे लास्ट में आता है डॉग्स। ये क्या है, इनका ग्रोथ रेट भी बहुत कम है और इनका मार्केट शेयर भी सबसे कम है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे लेस प्रॉफिटेबल। तो इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब आप देखिए, सपोज एक कंपनी है, बीसीजी मैट्रिक्स कैसे यूज़ करती है। सपोज एक कंपनी, उसने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को इसने इस बीसीजी मैट्रिक्स से कंपेयर कर दिया। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, उसने बोला अच्छा ये मान लीजिए कोई कंपनी, जैसे अभी यूनिलीवर का ही नाम ले लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मान लीजिए 4 सपोज कोई प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने 4 प्रोडक्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया इसी 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। तो इनको पता है कि हमें कहाँ से ज़्यादा कैश मिल सकता है, कौन सा हमारा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो कोशिश करेंगे ये उसी प्रोडक्ट्स को सेल करें। ये एक तरह की स्ट्रेटजी है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए या अपनी कंपनी को और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है, इन द सोशल मीडिया स्पेस विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन डिसएमिनेशन ऑफ इमेजेस। डिसएमिनेशन मतलब बेसिकली एडवर्टाइज, मतलब एडवर्टाइज तो नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं प्रचार प्रसार, हिंदी में बोलें तो प्रचार प्रसार। मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं इमेजेस का और GIFs का, तो इन आपके सामने एग्जाम्पल हैं, ये ऑप्शन है, टम्बलर है, फेसबुक है, सो ये सब यूज़ करते हैं। ट्विटर पे सबसे ज़्यादा टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है, मोस्टली लोग ट्वीट करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो इमेजेस और GIF यूज़ करता है वो है पिंटरेस्ट। इसके साथ साथ एक और है, आपने नाम सुना हो, फ्लिकर, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 पिंटरेस्ट। In pricing, one new emerging model is outcome-based pricing model. When pricing is done for the IT industry, which of these will represent outcome-based pricing? देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारा आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है, तो बोल रहा है बताइए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहली बात ये समझिए, आउटकम बेस्ड प्राइसिंग, इसका क्या मतलब है, आजकल मेजर IT कंपनीज यही यूज़ करती हैं, इसी मॉडल को यूज़ करती हैं, आउटकम बेस्ड। क्या है, क्लाइंट बोलता है या यूज़र बोलता है आउटकम बेस्ड, आउटकम मतलब बेसिकली रिजल्ट बेस्ड प्राइसिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग भी हम बोल सकते हैं। जब हमें रिजल्ट मिलेगा, क्लाइंट बोलता है, सपोज एक कंपनी है, उसका क्लाइंट है, वो बोलता है जब हमें रिजल्ट मिलेगा, जब हमें आउटकम मिलेगा, तभी हम आपको पे करेंगे। जब हमें आउटकम मिलेगा, जब हम आपकी सर्विसेज यूज़ करेंगे और हमें आउटकम मिलेगा, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जब हम आपकी सर्विसेज यूज़ करेंगे, जितनी हमारा यूजेज होगा, हम उसी हिसाब से पे करेंगे। जैसे आपने नाम सुना हो अगर AWS का, अगर कभी आपने यूज़ किया हो AWS, आप अगर इनकी सर्विसेज यूज़ करेंगे, तो जितनी आप इनकी सर्विसेज यूज़ करेंगे, जितना यूजेज है, उतना ही ये आपसे चार्ज करेंगे, उतना ही इनकी प्राइसिंग होगी। सपोज मान लीजिए इन्होंने बोला कि जैसे मोबाइल चार्ज की बात करें, ठीक है, उन्होंने तो आपसे ले लिया, आप सपोज कोई भी रिचार्ज, मान लीजिए सपोज कोई भी कंपनी है, ABC कोई भी कंपनी है, जियो है, एयरटेल, कोई भी, आपने 149 का रिचार्ज किया, बोला 1 GB पर डे मिलेगा, 1 GB पर डे मिलेगा। आपने यूज़ किया मान लीजिए उस दिन 100 MB, बाकी गया डेटा। मतलब क्या है, आपको इससे मतलब नहीं, यूजेज से मतलब नहीं है ये कि आप इतना यूज़ कर रहे हैं तो उतना ही पैसा ले रहे हैं, नहीं, इन्होंने तो बोल दिया 1 GB पर डे लेंगे। लेकिन AWS में क्या है, अब आप जब इसकी सर्विसेज यूज़ करेंगे, अगर आप 100 MB यूज़ करेंगे तो ये 100 MB का ही चार्ज आपसे लेंगे। आ गई बात आपको समझ में? तो इससे सबसे ज़्यादा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट इससे हुआ है वो किसको हुआ है,
क्लाइंट को, जो इनकी सर्विसेज कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या उनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं। जैसे AWS एक कंपनी है, उसकी सपोज मैं सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं AWS का क्लाइंट हो गया, तो मेरे लिए तो ऑब्वियस है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जितना बोला, जितना मैंने यूज़ किया उतना ही मैंने उनको चार्ज दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या, और जैसा कि आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, आउटकम बेस्ड प्राइसिंग, जैसे जैसे हमें आउटकम मिलेगा वैसा ही उसका प्राइसिंग होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए 4 ऑप्शन देख लीजिए। कोई मतलब नंबर ऑफ बिलेबल आवर्स नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये भी नहीं हो सकता, नंबर ऑफ पर्सन्स डिप्लॉयड, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो क्लाइंट को है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी क्लाइंट को ही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है, इन डिजिटल मार्केटिंग एक्रोनिम CTR स्टैंड फॉर। तो CTR क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में। सपोज मान लीजिए आपने कहीं मान लीजिए गूगल पे सर्च किया, सपोज मेरा एक ऐड आया, ठीक है, आपने और मान लीजिए सपोज 100 स्टूडेंट्स ने उस ऐड को देखा, मतलब उसको हम बोलते हैं, जैसे सपोज मैंने ऐड लगाया तो ऐड जितने लोगों तक पहुंचा उसको बोलते हैं इम्प्रेशंस। जितने स्टूडेंट्स ने ऐड देखा, सपोज 100 लोगों ने ऐड देखा, उस पर क्लिक किया, मान लीजिए सिर्फ 2 लोगों ने 2 स्टूडेंट ने उस पर क्लिक किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ CTR जो है हमारा वो है 2%, और CTR को बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। तो अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लिक ऑन एड्स, नंबर ऑफ क्लिक, नॉट क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक ऑन एड्स, आपने जो एड्स दिखाया उस पर कितने क्लिक हुए, डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस बोले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स योर एड इज शोन, कितनी बार ऐड दिखाया गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2/100, और इसको परसेंटेज में 2%, ये हो जाएगा हमारा CTR। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C मार्केटिंग ड्राइव। बहुत सिंपल सा है ये। देखिए, आपने E-गवर्नेंस का नाम सुना। आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे देश में गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारा का सारा पूरा हर एक चीज़ कनेक्ट करती जा रही है इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते जा रहे हैं। उससे नाम बोल रहे हैं E-गवर्नेंस, है ना। ये E-गवर्नेंस आपने सुना होगा। आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं और आप कोई भी बिल पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, ये सब क्या कर दिया उन्होंने, E-गवर्नेंस के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया। मतलब क्या है, मतलब E-गवर्नेंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दूसरा G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। G2C का मतलब क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। इसके बाद आता है आपका G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और उसके बाद आता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, गवर्नमेंट टू, ये G है नॉट C है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। क्या पूछ रहा है, इसका एग्जाम्पल G2C का बताइए। अरे G2C का सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो सरकार जो अपनी सेवाएं या सर्विसेज डायरेक्ट जनता तक पहुंचाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, G2C मार्केटिंग। ठीक है ना। आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट के माध्यम से कितना डिजिटल मार्केटिंग हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग क्या, हर एक चीज़ उन्होंने बोल दिया है कि आपको अब कोई भी ट्रांजैक्शन करना आप UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो आपके लिए चीज़ें आसान कर दी हैं। आपको आधार कार्ड बनवाना हो, आपको जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट की सर्विसेज डायरेक्ट जनता को मिल रही हैं। आपका वोटर ID कार्ड बनवाना हो, फोटो ID कार्ड बनवाना हो, डायरेक्ट आप जाके आपको वहाँ बनवा सकते हैं। या कई सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन भी हो गई हैं। आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी बिल पे करना है, यूटिलिटी बिल्स, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जो भी हैं वो भी आप ऑनलाइन जो है पे कर सकते हैं। तो बेसिकली G2C का मतलब क्या है, सरकार की जो भी सेवाएं हैं डायरेक्ट जब जनता तक पहुंचती हैं उसे बोलते हैं G2C। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू द जनरल पब्लिक। और कोई आप एग्जाम्पल देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रम्प मीटिंग किम, क्या ये है क्या इसका एग्जाम्पल, कोई मतलब ही नहीं इससे। तो डीमोनेटाइजेशन, इससे क्या मतलब है, डीमोनेटाइज किया तो ये क्या कोई सेवा दे रहे हैं क्या जनता का, नहीं। डिसीजन ऑफ ब्रेक्सिट, कोई मतलब ही नहीं है, गलत है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आप अगर पेपर देखेंगे ना, आपको हो सकता है कि कुछ आपने नहीं पढ़ा हो तो बात अलग है, लेकिन अगर ध्यान से उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो एटलीस्ट 12 में से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे जो आप
सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की आप बात कर लीजिए, G2C है, सिंपल, कोई भी बता सकता है अगर आपने पढ़ा होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन था आउटकम बेस्ड प्राइसिंग, तो आप भी उस वर्ड को पढ़ के ही समझ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब ये भी थोड़ा सा अगर आपको वर्ड के बारे में पता होगा तो आप बता सकते हैं। नेम द ब्रांडिंग प्रैक्टिस वेयर इन सेवरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद द सेम ब्रांड नेम आर एडवर्टाइज्ड। अब देखिए बेसिकली क्या मतलब है, कई सारे प्रोडक्ट्स, एक ही ब्रांड जो है वो अपने कई सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा है या एक तरह से उसकी ब्रांडिंग कर रहा है, उसको एडवर्टाइज कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ब्रेला ब्रांडिंग। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे प्रोडक्ट्स। ये देखिए यूनिलीवर जो है, इसके अंदर ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, किसके अंदर, यूनिलीवर। तो ये अगर हम देखें इसे कैटेगराइज करके क्या बन रहा है, ये अम्ब्रेला बन रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग। पीएनजी देख लीजिए, सारे के सारे प्रोडक्ट्स ये सब पीएनजी के हैं, तो पेरेंट कंपनी है पीएनजी, इनके अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो एक तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका अम्ब्रेला ब्रांडिंग। मतलब बेसिकली क्या है, एक ब्रांड के अंदर कई सारे, एक पेरेंट ब्रांड है उसके अंदर कई सारे ब्रांड्स अलग अलग एडवर्टाइज किए जा रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बेचे जा रहे हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जब हम पढ़ेंगे आगे तब हम वहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं उनको भी समझ लेते हैं। ब्रांडिंग भी कई तरह तरह की, अलग अलग तरह की ब्रांडिंग होती है। इनग्रेडिएंट ब्रांडिंग, इनग्रेडिएंट बेसिकली इससे क्या मतलब, इसका मतलब है बेसिकली पार्ट। अब ये ऐसी ब्रांडिंग होती है जो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं की जाती। जैसे आपने नाम सुना होगा, सपोज जैसे आप लैपटॉप देखा आपने इंटेल का नाम सुना होगा, है ना, प्रोसेसर बनाता है, तो ये कस्टमर को क्या पता होता है क्या, नहीं, मगर उस कंपनी के लिए ये जो है एक प्रोडक्ट है, और उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका ये एक पार्ट है। तो ये क्या है, इनग्रेडिएंट ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग मतलब कि को मतलब पार्टनरशिप। जैसे आपने नाम सुना होगा मारुति सुजुकी, है ना, मारुति सुजुकी, मारुति इंडिया का, सुजुकी जापान का, हीरो होंडा आपने सुना होगा। ये क्या है, ये सब को ब्रांडिंग है। होंडा आपका जापान का है, हीरो आपका यहाँ इंडिया का है। सेलियंस ब्रांडिंग, अब सेलियंस ब्रांडिंग क्या होता है, सेलियंस ब्रांडिंग मतलब कि एक ऐसी ब्रांडिंग कि कस्टमर बेसिकली अगर सोचे भी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में सोचे। जैसे सपोज आपके माइंड में आइडिया ही सिर्फ एक ब्रांड का है, जैसे सपोज आप बोलते हैं मुझे पिज़्ज़ा खाना है, क्या आएगा आपके माइंड में, सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। ज़्यादातर लोगों के माइंड में यही आएगा, बाद में पिज़्ज़ा हट वगैरह वो बात की बात है, ज़्यादातर लोगों के माइंड में यही आएगा। आप अगर सपोज कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी पीना है, बड़ी सिटीज़ में, मेजर मेट्रो सिटीज़ में आप जाइए, कॉफ़ी का नाम सुनते ही माइंड में तुरंत आएगा स्टारबक्स, है ना। इसको बोलते हैं सेलियंस ब्रांडिंग। और भी बहुत सारे तरह की ब्रांडिंग होती है। पर्सनल ब्रांडिंग होती है, कोई अपना खुद का ब्रांडिंग कर रहा है, वो पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है। इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ब्रांडिंग होती है। प्रोडक्ट ब्रांडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट ब्रांडिंग, जैसे आपने एप्पल का आईफोन सुना होगा, है ना, ये एक बहुत तगड़ी प्रोडक्ट ब्रांडिंग है। ये आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं स्मार्टफोन है या एप्पल का फ़ोन है, ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास आईफोन है, ये उनका प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट की ब्रांडिंग इतनी अच्छी करी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग। इसके साथ आपका कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होता है, और आपका सर्विस ब्रांडिंग। सर्विस ब्रांडिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सर्विस ब्रांडिंग, कुछ कंपनीज होती हैं जो अपनी सर्विसेज देती हैं उसकी ब्रांडिंग करती हैं, ओला, ऊबर, रैपिडो, ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब एक और होती है, और बहुत सारी कई तरह की बहुत सारी ब्रांडिंग होती हैं, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग क्या है, अगर एक कंपनीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, बट लेकिन लोग उस प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको ही जानते हैं, कंपनी को। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो शूज़ बनाने वाली कंपनी है नाइकी। आप सिर्फ कंपनी का ही नाम जानते हैं, आप इसके प्रोडक्ट्स क्या बनाता है, शूज़ बनाता है सबको पता है, प्रोडक्ट्स के नाम आपको पता है क्या क्या बनाता है। आप अगर इनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी जाएंगे ना, आपको किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कहीं नहीं मिलेगी, किसी शूज़ का या किसी प्रोडक्ट का कोई ना एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, ना कोई ब्रांडिंग मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग इसे बोलते हैं, एक तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट जो इनका ब्रांड है। गूगल को आप ले सकते हैं, क्या जीमेल का एडवर्टीजमेंट है ना,
जी में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जीमेल है आपका, यूट्यूब है, गूगल फोटोज़ है, पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं, आप सिर्फ गूगल जानते हैं। वो होती है कॉरपोरेट ब्रांडिंग। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको फिर से बोल दिया, जितने सेक्शन हैं आपके 2018-2021 के, सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते जाएंगे। धीरे धीरे आपको सारे मिलते रहेंगे, और सारे के सारे यहाँ तो अवेलेबल हैं ही, इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट और ऐप पर भी अवेलेबल रहेंगे, और सारे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। वीडियोस के साथ आपका पीडीएफ भी अटैच होगा, वो पीडीएफ आप वहीं पर ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए प्रिंट के लिए निकालना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। कोई और जानकारी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।